Let's go ahead for embryo formation. After embryo formation, there's a very small content that will be left, okay, which is about seed formation, fruit formation, apomictic seeds and all of that. तो वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, फट 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 हो जाएगा, उसको टाइम नहीं लगेगा. चलो, let's go ahead. Now, when we talk about the embryo formation, देखो पिछले लेक्चर में हमने बताया कि प्लांट्स के अंदर जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तब एक पर्टिकुलर सेल बनता है जिसे हम कहते हैं क्या, जाइगोट के अलावा दूसरा क्या था. पिछले हफ्ते क्या पढ़े बेटा, एंडोस्पर्म पढ़े ना. तो एंडोस्पर्म बनने के लिए एक सेल होता है, कौन सा है वो सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल था ना बेटा. वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है वो डिवाइड होते जाता था, तीन तरीके से डिवाइड हुआ है ना. एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, एक नॉर्मल सेल डिवीजन और एक इंटरमीडिएट था. यस और नो. प्रियंका आ गया था, इधर जगह है, उस लटक के बैठने का जरूरत नहीं अपने को. खा नहीं जाएगी तेरे को. सो जब हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का बात करते हैं बेटा, उस टाइप का जो एंडोस्पर्म है उसका एक एग्जांपल अपने को दिया गया है, विच इज योर कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क. बेसिकली जो कोकोनट होता है उसका जो मिल्क, आइडियली देखने जाए ना बेटा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट देखने जाए तो कोकोनट के पास दो तरीके के एंडोस्पर्म होते हैं, सेल्यूलर भी और न्यूक्लियर भी. एक होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, एक होता है सॉलिड एंडोस्पर्म. सेल्यूलर नहीं होता, सॉरी, फ्री न्यूक्लियर ही होता है, बट एक सॉलिड होता है और एक लिक्विड होता है. लिक्विड जो पाणी हम पीते वो, और सॉलिड जो खोबरा असतं ते. ठीक आहे. हावेवर आपल्या एनसीईआरटी ने फक्त आपल्याला कोकोनट मिल्कचं सांगितलंय की कोकोनट मिल्क जो असतो तो एक एंडोस्पर्म आहे आणि तो एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिव्हिजननी बनलेला एंडोस्पर्म आहे, म्हणजे तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आहे. कळतंय. आता तो एंडोस्पर्म पूर्णपणे रेडी आहे आपल्याकडे. आता त्या एंडोस्पर्मने हा झायगॉटिक सेल जो असेल तो न्यूट्रिएंट्स ओढणार. इट विल ग्रॅब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एंडोस्पर्म and go on getting developed. How, sir? So you have an zygote which is existing. ये zygote जो है वो डिवाइड होके बन जाएगा दो सेल्स, कुछ ऐसे, एक थोड़ा सा बड़ा, एक छोटा. जो नीचे वाला सेल है इसे हम कहते हैं बेसल सेल, या फिर यू कॉल इट एज सस्पेंसर सेल. लास्ट बेंच पे दिख रहा है क्या लिखा है, अरे यस और नो. जबकि ऊपर वाला जो सेल है उससे हम कहते हैं अपाइकल सेल या फिर एम्ब्रियोनल सेल. ठीक है, यू कॉल इट एज अपाइकल या फिर एम्ब्रियोनल सेल. अब क्या होता है, ये दोनों सेल्स साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करता है, मीनिंग इट गेट्स डिवाइडेड टुगेदर. हावेवर अगर मैं दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम एक को एक बारी पढ़ते हैं फिर दोनों को क्लब कर देंगे. ठीक है, तो पहले हम समझ रहे हैं कि ये कैसे डिवाइड होता है, सस्पेंसर सेल कैसे डिवाइड होता है. तो सस्पेंसर सेल जो होता है बेटा, कलर चेंज कर देता हूं ताकि हमको समझे. सस्पेंसर सेल जो होता है वो बैक टू बैक माइटोटिक डिवीजन करेगा और 6 से 8 सेल बना के देता है. 6 to 8 सेल्स इट विल फॉर्म, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, सो यू हैव अ सस्पेंसर सेल का लाइन विच इज बीन मेड. और ऊपर वाला जो सेल है अपाइकल सेल बेटा, अपाइकल सेल जो है वो 3 माइटोसिस करता है. कितना? सो पहला जो माइटोसिस करेगा वो ट्रांसफर, वो वर्टिकल माइटोसिस होता है ऐसा. उसके बाद के जितने माइटोसिस होंगे वो ऐसे होंगे, ट्रांसवर्स. सो ये अभी ऐसे कट जाएगा तो ये ऐसे बन गया बेटा, वापस से ऐसे कट गया तो यू हैव 4 more cells which will be obtained. Are we getting it? So this is called as 8-celled embryo, whereas this becomes 2-celled embryo. समझ पा रहे बेटा? Yes or no? क्या बोला? एक आड़ा, एक जो है वो सीधा होगा, वर्टिकल लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, 1 longitudinal and 2 transverse.
फर्दर गेट्स डिवाइडेड, ये सेल्स जो है वो और ज्यादा डिवाइड होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और वो एक बड़ा सा गोला बनाता है। वो डिवाइडेड सेल्स का एक बड़ा सा गोला बनता है। अब मैं अंदर सेल्स नहीं बना रहा, ठीक है, और नीचे सस्पेंसर सेल्स जैसे थे वैसे के वैसे ही है, ठीक है। कितने से 7 थे ना, सस्पेंसर सेल्स जैसे थे वैसा का वैसा ही है। ये पूरा राउंड बॉल जैसा बनाना, इस वजह से हम इसको कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो या फिर ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। आवे क्लियर? चले आगे। इसके बाद ये स्ट्रक्चर थोड़ा और आगे बढ़ता है एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। प्लस इसके नीचे हो जाएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सस्पेंसर सेल्स का। ये कौन से शेप का हुआ? हाँ तो सर डरो मत, हार्ट शेप ही है बेटा। दिस इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है, ठीक है। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो जो है वो आगे और डेवलप हो जाता है एंड कम्स टू द फाइनल स्टेज। बीच में और भी बहुत सारे होते हैं, हमारे एनसीईआरटी ने वो सारे स्टेप्स उड़ा दिए हैं, तो हम सीधा फाइनल स्टेप पे पहुंचते हैं। खुश हो गए नंदिनी? सीधा फाइनल स्टेप पे आते हैं, विच इज कॉल्ड एज हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो। दिख रहा है घोड़े के नाल जैसा स्ट्रक्चर उसका? So this will have suspensor cells again. ठीक है, ये हो गया matured embryo which is horse shoe shaped embryo, ठीक है बेटा। Any doubts up till here? Can we go ahead? अब ये इस टाइप का एम्ब्रियो जनरली डाइकॉट प्लांट्स में ही बनता है। मोनोकॉट प्लांट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो एम्ब्रियो भी अलग दिखता है, दिखने में वो एम्ब्रियो भी अलग होता है, ठीक है ना। इन दिस केस ये जो एम्ब्रियो बना है उसमें ये दो जो अपने को दिख रहे हैं, दे गो अहेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉटिलिडॉन्स। दे आर सेड टू बी प्रीकर्सर्स ऑफ कॉटिलिडॉन्स। आगे जाके वो कॉटिलिडॉन्स बनेंगे। तो 2 कॉटिलिडॉन्स बन गए। यहां पे मिडल में एक एक्सिस बन जाता है जिससे हम कहते हैं मिडल, सॉरी वी कॉल इट एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, जिसमें यहां ऊपर से प्लूम्यूल अराइज हो जाएगा और नीचे से क्या हो जाएगा? रेडिकल। बस बन गया अपना एम्ब्रियो। सिर्फ एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है, आसान है। एक फेवरेट क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आता है काफी कॉमनली इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो और शू शेप, ठीक है। द सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिलो एम्ब्रियोनल सेल्स इज कॉल्ड एज डैश सस्पेंसर सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठते कि सर एम्ब्रियोनल सेल्स का मतलब समझा कि वो अपने को एम्ब्रियो है तो आगे रूट शूट वगैरह डेवलप करने में हेल्प करेगा। सस्पेंसर सेल का क्या काम है सर? सस्पेंसर सेल जो होता है वो एम्ब्रियोनल सेल्स को एंडोस्पर्म के अंदर धक्का मारते जाता है बेटा। समझ पा रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं पे चोरी करने जा रहे हैं, ठीक है, लेट्स से हम कुछ खाना चोरी कर रहे हैं, ठीक है, मैं और प्रियंका हम दोनों गए चोरी करने के लिए, ठीक है। अब वो खाना जो है वो काफी ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, जो ऐसा शेल्फ रहता है उस पर रखा है ना। आई कैन नॉट रीच, शी कैन नॉट रीच, सो आई सेड कि तू हल्की है, मैं तेरे को उठाता हूँ, तू जितना है वो चोरी कर ले। अब मैं जितना उसको ऊपर उठाऊंगा उतना ज्यादा वो कलेक्ट कर पाएगी ना। बस कुछ वैसा सीन है बेटा कि अगर ये पूरा एंडोस्पर्म बन गया है और उसमें हमारे पास ये जाइगोट है, तो नीचे सस्पेंसर सेल्स रहेंगे जो इसको अंदर 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 खींचते जाते हैं, मतलब धक्का मारते जाते हैं। जब वो उसको अंदर अंदर धक्का मारेगा एक पॉइंट आएगा जब अपने को पूरा हॉर्सशू शेप का स्ट्रक्चर ऐसा बन के मिल जाएगा, कुछ ऐसा।
समझ पा रहे? तो ये बन गया अपना एम्ब्रियो। करते कि नहीं कर ले? अरे नहीं समझा बेटा? समझे एम्ब्रियो कैसे बना? काय डॉक्टर मृणाल प्रणाली करते नहीं कर ले? मृणाल आई है? नहीं आई? चलो एम्ब्रियो कैसे बना समझा बेटा? एंडोस्पर्म कैसा बना वो कल समझ गया था, मतलब परसों के लेक्चर में। पक्का बात? चले आगे। वो एंडोस्पर्म प्लस ये एम्ब्रियो इकट्ठा मिलके अपना ओव्यूल हुआ ना, दैट फॉर्म्स व्हाट नाउ? सीड्स। क्या बनेंगे वो? सीड्स। पूरा ओव्यूल बन जाएगा सीड्स। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल फॉर्म्स सीड, जबकि इंटेग्यूमेंट जो है वो क्या बनेंगे? सीड कोट। अब हमें पता है कि इंटेग्यूमेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, एक इनर इंटेग्यूमेंट, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद भी हमारे पास दो सीड कोट ही होंगे बेटा। जो आउटर सीड कोट है, बाहर वाला सीड कोट है, उसे हम कहते हैं टेस्टा। क्या कहेंगे? टेस्टा। अंदर वाला जो है उसे हम कहेंगे टैगमेन। क्या कहेंगे? I don't know, I don't remember whether I've given you this term during this chapter or not, but क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पास दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इनके ओव्यूल को हम बाइटेगमिक ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, शायद प्लांट में दिया था, इसमें दिया या नहीं वो याद नहीं मेरे को। दिया है? चलो गुड, क्लियर है यहां तक एवरीवन? एनी डाउट्स? अगर बाई चांस कहीं पे ये डिटेल्स पूछे, वैसे तो एनसीईआरटी के बाहर एनडीए जा ही नहीं रहा है इतने साल से, पिछले 3-4 साल से, बट बाई चांस तुम्हारे साल में चला गया तो बेसिक्स याद रखना बेटा। जो टेस्टा होता है, बाहर वाला सीड कोड, भिगा हुआ चना देखा कभी? जिसको मम्मी एक रात को सोक करके रखी और नेक्स्ट डे सुबह खाना बनाती है उसका, वो चने को अगर तुम ध्यान से खोलोगे ना तो ऊपर वाला ब्राउन कवर होता है, और उसको खोलोगे तो अंदर ना व्हाइट कवर भी होता है। तो वो जो ऊपर का ब्राउन है, दैट इज वेरी हार्ड, थिक एंड कलरफुल, विच इज टेस्टा। उसके प्रॉपर्टीज हो गए ये। अंदर वाला इज थिन, डेलिकेट एंड ट्रांसल्यूसेंट, विच इज टेगमेन। कुछ कुछ बायोलॉजी के ऐसे कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा जनरल नॉलेज हमारे आसपास देख के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ओमकार तो कुछ ज्यादा ही लगा लेता है। क्लियर है एवरीवन? एनी डाउट्स? इसके अलावा मॉडिफिकेशन में हमारे पास एक और मॉडिफिकेशन आता है, विच इज व्हाट? ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? फ्रूट। वो फ्रूट दो टाइप के हो सकते हैं, बताओ कौन से? सॉरी, फ्रूट के 3 पार्ट्स होते हैं, बताओ कौन से? कौन था पेरिकार्प वाला? यू कॉल इट एज एपिकार्प। ये तीनों को मिला के वी विल कॉल इट एज पेरिकार्प। सो फ्रूट का दूसरा नाम क्या हो गया? पेरिकार्प। A non-differentiated fruit will be called as pericarp. Are we clear? Any doubts? Sort up till here. एक और टर्म हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, which is where it is saying कि काफी बारी क्या होता है कि जो न्यूसेलस होता है, सपोजिटली ये न्यूसेलस था पहले, बराबर है, जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ने रिप्लेस कर दिया। एंडोस्पर्म ने क्या किया? पूरे न्यूसेलस को हटा के खुद वहां पे जाके बैठ गया। कभी कभार किसी सीड्स के अंदर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा न्यूसेलस बच जाता है। एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरह से न्यूसेलस को कवर नहीं कर पाता, ठीक है, थोड़ा सा न्यूसेलस अभी भी बच जाता है, ये ध्यान रखना। तो जो थोड़ा सा न्यूसेलस बच जाता है उसका भी एक टर्म है, आई फॉरगॉट द टर्म, आई विल गेट बैक टू दैट, ठीक है, बताता हूं थोड़ी देर में। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस और नो? इतना लिखो, फिर मोनोकॉट में कैसे बनता है वो बताता हूं मैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स है?
Now, this kind of endosperm which has some amount of remnant, this kind of endosperm is called as perisperm. ठीक है, याद रखना. एनसीईआरटी में ये टर्म नहीं दिया. आई थॉट एनसीईआरटी हैज गिवन दिस टर्म, बट एनसीईआरटी हैज नॉट गिवन दिस टर्म, बट सम फ्रॉम समवेयर इन सम चैप्टर्स दिस टर्म इज देयर इन योर एनसीईआरटी. तो इस वजह से ये काफी बारी एक आध दो बार पूछा गया था नीट एग्जाम्स में. ठीक है, चला लिख दो. Now, when we talk about monocot seeds, how exactly monocot seeds develop? तो as such NCERT में अपने को प्रोसीजर नहीं है कि मोनोकॉट सीड्स कैसे डेवलप होता है. जैसे डाइकॉट्स का पूरा प्रोसीजर था, वैसे मोनोकॉट का प्रोसीजर नहीं है बेटा. मोनोकॉट्स के बारे में खाली बताया गया है कि उसके पास एक ही कॉटिलिडॉन होता है और उस कॉटिलिडॉन को हम कहते हैं स्क्यूटेलम. ये हम जान चुके हैं, मॉर्फो में पढ़ चुके हैं हम. मॉर्फो में हम कुछ ऐसा डायग्राम पढ़े थे, याद है मेस का. Where we said that this is endosperm and this is the cotyledon. Yes or no बेटा? ये जो cotyledon था actually was consisting embryo also inside it. So here we are understanding कि वो cotyledon के अंदर embryo कैसे आ रहा है. ठीक है, cotyledon पार्ट को हमने कह दिया scutellum. ये पूरा आ गया embryo बेटा. ठीक है, embryo का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया. Yes or no? So we will call this as कोलियोप्टाइल. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लूम्यूल. जबकि ये वाला पार्ट हो जाएगा उसका रेडिकल एंड दिस बिकम्स कोलियोराइजा. ये जो रेडिकल के एग्जैक्ट नीचे अपने को दिख रहा है ना, दैट बिकम्स रूट कैप, which can be seen very clearly in monocots but not in dicots. ठीक है, इसके अलावा एक छोटू सा आउटग्रोथ है, इधर दिख रहा है. इट इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट. इस एपीब्लास्ट का क्या रोल है सर? एपीब्लास्ट के पास काफी सारा स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट होता है बेटा. तो जब ये मोनोकॉट सीड्स जर्मिनेट होता है या इसके अंदर का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना, उस डेवलपमेंट के समय पे वो इस एपीब्लास्ट के पास से न्यूट्रिएंट्स खींचेगा. तो सर एंडोस्पर्म से नहीं खींचेगा क्या? एंडोस्पर्म से भी खींचेगा, यहां से भी लेगा, ऐसे बता रहा है वो. ठीक है, ठीक है, कोई डाउट्स है? ठीक है, sort up till here. That's about monocot seeds, how they are developed. Sorry, what are the labelings for monocot seeds? When we talk about seeds altogether, we know that there are different types of seeds that are existing around us. Like for example, seeds भी अलग अलग टाइप के होंगे और फ्रूट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा. There are different types of seeds and different types of fruits. So very firstly, when we talk about seeds, you can have endospermic seeds or you can have non-endospermic seeds. Endospermic seeds can also be called as albuminous seeds, whereas non-endospermic can also be called as non-albuminous. Are we clear beta? Yes or no? Yes. We can call it as either endospermic or non-endospermic. Endospermic को albuminous भी कह सकते हैं. ठीक है, अब अगर हमें endospermic seeds का example चाहिए तो क्या हो जाएगा बताओ? What becomes the example for albuminous? Castor, फिर wheat, maize. बेसिकली सारे मोनोकॉट इसमें आ सकते हैं बेटा, कुछ छोड़ के सारे मोनोकॉट्स उसमें आ जाएंगे. जब हम नॉन एंडोस्पर्मिक का बात करेंगे तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? पी, बीन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. आर वी क्लियर? इसके अलावा जब हम सीड्स का बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वन मोर टर्म रिगार्डिंग सीड, which is seed viability. जैसे हम पोलन वायबिलिटी पढ़े बेटा, वैसे सीड्स का भी वायबिलिटी समझना इंपॉर्टेंट है. वायबिलिटी यानी क्या? सिद्धांत, व्हाट इज वायबिलिटी?
पोलन ग्रेन अगर पोलन ग्रेन एंथर से जब शेड होता है तो उतने टाइम में अगर वो स्टिग्मा पे स्टिक हो गया तो stick, उसे हम कहेंगे पोलन वायबिलिटी। बराबर। मैंने यहाँ पे पूछा सीड वायबिलिटी। टर्म वायबिलिटी का क्या मतलब है? वायबल मतलब क्या? सुमित, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वायबल बेटा? टाइम ड्यूरेशन को वायबल करेंगे हम। डॉक्टर कदम, till which the seeds are viable, meaning what? I forgot your name. हाँ अथर्व, बताइए। चिंटू अथर्व किधर बैठा है? लंबा हो गया। टाइमिंग, यस शर्वरी, कितना देर तक वो जिंदा रहेगा बेटा? वायबल यानी जिंदा। हम इस वक्त वायबल है, हम जिंदा है, हम काफी चीजें कर सकते हैं। समझे? बैठो। सो सीड्स वायबिलिटी यानी सीड्स कब तक जिंदा रह सकते हैं। काफी बारी ऐसा होता है ना कि अब बॉयज माइट नॉट नो इफ दे आर नॉट इनटू गार्डनिंग, गर्ल्स इफ यू गाइज आर इनटू गार्डनिंग यू ऑल माइट नो दिस पार्ट, कि काफी बार ऐसा होता है कि हमको कहीं पे सीड्स मिला और हम उस सीड्स को बचा के रख रहे हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं मिला कि हम उसको सो करें। बहुत समय के बाद जब उस सीड को सो करेंगे तो सीड कभी जर्मिनेट नहीं होता। दैट मीन्स दैट सीड हैज लॉस्ट इट्स वायबिलिटी। अब मर चुका है वो सीड्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा गया कि सीड्स के वायबिलिटी कितने होते हैं, हाउ मच इज द वायबिलिटी ऑफ सीड्स। तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि सीड्स का वायबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। काफी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके सीड्स के वायबिलिटी हजारों साल तक रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको दिया गया है एनसीईआरटी में, एक सीड था, ठीक है, जिसका नाम था फिनिक्स। एनसीईआरटी खोल। बेसिकली एक काजू का पेड़ था, खजूर का पेड़ था, और एक दूसरा था फिनिक्स डक्टिलिस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पीछे पीछे लास्ट है। फिनिक्स डक्टिलिफेरस। एक प्लांट है जिसका नाम है फिनिक्स डक्टिलिफेरस, विच इज नथिंग बट योर पाम ट्री, डेट पाम यानी खजूर। बताया जाता है कि ये खजूर का जो पेड़, ये खजूर का जो सीड था ना, वो 2000 साल के बाद हमको मिला था। किंग हेरोड नाम का एक किंग था, उसके पैलेस में से मिला था अपने को। किंग हेरोड नाम का एक राजा था, जिसके बंगले में, उसके महल में जब खुदाई हुई तो उसमें से हमको एक सीड मिला। वो सीड कौन था? फिनिक्स डक्टिलिफेरस यानी डेट पाम। डेट पाम यानी किसका बात कर रहा है? खजूर का बात कर रहा है वो बेटा। खजूर का सीड्स मिला, 2000 साल पुराना था वो। उसको जब हमने बोया तो झाड़ पे उसके ऊपर से लाइक वो सीड से पेड़ आ गया, तो हमको पता चला ओहो 2000 साल पुराना था फिर भी पेड़ आया, मतलब इसका वायबिलिटी कितना हो गया? 2000 साल से भी ज्यादा बेटा, 2000 साल से भी ज्यादा। अगर 2000 साल उसका वायबिलिटी होता ना तो सीड सो करने के बाद जर्मिनेट नहीं होता, ये उससे भी ज्यादा हो गया। वैसे ही एक और था विच वॉज ल्यूपाइन आर्टिकस। इधर लिखो दिखेगा, यू हैड ल्यूपाइन आर्टिकस जो आर्टिक रीजन में मिला था। आर्टिक रीजन समझता है? नहीं, आर्टिक एंटार्क्टिका, आर्टिक एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, कॉन्टिनेंट्स, ज्योग्राफी। एक साल क्या वो ज्योग्राफी छूटे, आर्टिक रीजन भूल गई। चलो, आर्टिक में जब खुदाई हुई एक प्लांट मिला ल्यूपाइन आर्टिकस, इसका कॉमन नाम मेरे को नहीं पता, ल्यूपाइन आर्टिकस नाम था इसका। ठीक है, इसके सीड को जब हमने नोटिस किया तो पता चला 10,000 साल पुराना ये, और बाद में जब उसको बोया तो वो उगा, तो हम बोले इसका वायबिलिटी 10,000 साल से भी ज्यादा है। समझे?
कि नहीं समझे? तो वायबिलिटी ऑफ सीड डिफाइन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपने लिए इस वजह से, क्योंकि 10-10 हजार साल तक भी वो सीड को कुछ पानी वानी नहीं मिलता, फिर भी जब उसको बो तो उसमें से पेड़ निकल जाता है। समझे क्या नहीं समझे? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट्स? इतना लिखे पहले। चलो चलो गोइंग अहेड बेटा, जो हमारे सीड्स होते हैं प्लांट के, जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से डेवलप हो सकते हैं। इन शॉर्ट, एम्ब्रियो कैन डेवलप इन डिफरेंट मैनर, because of which there are different kinds of fruits also. But firstly we'll discuss about different types of seeds, where there are two types of seeds which are given to us in our NCERT. One is apomictic seeds and the other is polyembryonic. दोनों काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए ध्यान से समझना क्या है। हर बारी बच्चों को इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स में बार बार डाउट्स आते हैं, जैसे तुमको बार बार ETS, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, इन सब कॉन्सेप्ट्स में डाउट्स आते हैं हमको, इसमें भी आएगा। तो अभी समझ लो क्या है ये, ठीक है, और अपनी भाषा में लिखना ताकि तुमको समझ जाए क्या है, पढ़ते समय तुमको डाउट्स ना आए। When we talk about apomictic seeds, apomictic has been derived from a term apomixis. Have you heard this term before? Yes or no? Sumit, Stan, what do you mean by apomixis beta? नहीं पता? Vinil, what is apomixis? नेक्स्ट बाजू में, व्हाट इज अपोमिक्सिस? अनिरुद्ध, श्रीनंद, अथर्व, तू एक ही है, चिंटू आगे बैठा है। अपोमिक्सिस फाइनली, आई थॉट आज भी बाहर जाएगा। Apomixis is where there is no fusion, meaning it is asexual reproduction that it is talking about. Apo means not, mixis माने fusion. बाहर क्विकली चलो फटाफट, गर्मी बहुत हो रहा था ना, तो तुम जाओगे तो एसी थोड़ा बढ़ेगा, जाओ फटाफट। खुशी देख उसके शक्ल पे। चलो now, so when we talk about apomixis वाला कॉन्सेप्ट, सिद्धांत खुश हो गया ना, अच्छा वो मेरे को नहीं पूछा, तो मैं भी बाहर जाता था ना, नहीं आता था। When we talk about apomixis, what exactly is apomictic seeds बेटा? Same concept. Apomictic seeds जो होते हैं, these are unfertilized seeds. थोड़ा सा अक्ल लगाओ, सीड्स खाली तब बन सकता है जब जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, मतलब सीड्स के अंदर दो चीजें होती है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो, बराबर। दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजेशन में उसके प्रीकर्सर सेल्स मिलते हैं। प्रीकर्सर सेल्स यानी एम्ब्रियो के लिए जाइगोट होगा तो ही एम्ब्रियो बनेगा, और एंडोस्पर्म के लिए पीईसी रहेगा तो ही अपने को एंडोस्पर्म मिलेगा, बराबर। तो ये दोनों उसके प्रीकर्सर सेल्स बोले जाते हैं बेटा, ठीक है। अब जब तक ये प्रीकर्सर सेल्स नहीं बनेंगे तब तक वो स्ट्रक्चर्स नहीं बनेगा और तब तक सीड्स नहीं बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड्स बन जाते हैं। अब ये कैसा लॉजिक हुआ सर? मतलब एक्चुअली तो ये एसेक्सुअल सीड्स हो गए ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब एसेक्सुअल हुआ, सो इट एक्चुअली परफॉर्म्स व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, yes or no? Which mimics sexual reproduction. यानी कि ये प्लांट्स जो है वो एक्चुअली कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन दिखा ऐसा रहे कि हम सेक्सुअली कर रहे हैं।
क्योंकि सीड्स बनाया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स कभी नहीं बनता, ये हमको पता है, बिकॉज गैमेट्स ही नहीं होते। लेकिन इस बंदे ने सीड्स बनाए, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके सीड्स बनाया ना। पक्का समझ रहा है? ये बाउंसर जा रहा है। अब क्वेश्चन इसके बिना गैमेट्स के उसने कैसे बना लिया, बिना गैमेट के फर्टिलाइजेशन को उसने कैसे बना लिया सर? तो इसमें सिनेरियो क्या होता है, प्लांट जो है वो नॉर्मल जैसे एम्ब्रियो सैक बनाना चाहिए वैसे ही बनाता है, लेकिन इसका जो एग सेल होता है ना बेटा, हमने क्या पढ़ा है कि एम्ब्रियो होता है, न्यूसेलस होता है जिसमें एक एमएमसी होगा, बराबर। ऋतुजा, ऋतुजा व्हाट इज एमएमसी, फुल फॉर्म बताओ फटाफट। हाँ, पोलन मदर सेल्स को एमएमसी कहेंगे हम, और पोलन मदर सेल्स तेरे को एग देगा। सिद्धि फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, ऋतुजा पार्ट 2। श्रद्धा, श्रुति, नहीं पीछे वाली, डॉक्टर पाटिल, रेली, माइक्रोस्पोर मदर सेल तेरे को एक्सेल देगा। दूसरी वाली श्रुति आगे, माइक्रो मदर सेल। पूर्णिमा, इट इज मेगास्पोर मदर सेल जो एग देगा। बाहर जाओ सबके सब फटाफट क्विकली। बेटा रिकॉर्डिंग चालू है, फटाफट क्विक। समृद्धि खुश, अच्छा मेरे तक नहीं आया क्वेश्चन, आता था। हाँ हाँ बोल रही ना बोल रही है, आता था। अच्छा वेरी गुड, आता हूं तेरे पे थोड़ी देर में। When we talk about megaspore mother cell, हम क्या पढ़े बेटा, megaspore mother cell will undergo what, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस करेगा, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल दे रहा था, जिसमें से 3 डिजेनरेटिव मेगास्पोर एंड 1 बिकम्स फंक्शनल मेगास्पोर, बराबर। और वो फंक्शनल मेगास्पोर पूरा एम्ब्रियो सैक बनाता था, हो कि ना है? अब यहां पे वैसा ही होता है, सेम सेम, बट एक डिफरेंस है। यहां पर क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ मियोसिस वो माइटोसिस करता है, और माइटोसिस की वजह से जो एग सेल मिला, जो एग सेल मिला वो 2n टाइप का रह गया। अब प्रोजेनी जनरेशन हैज टू बी 2n ना बेटा, इसके पास ऑलरेडी 2n है, सो इट डज नॉट वेट फॉर स्पर्म सेल टू कम एंड फर्टिलाइज। वो क्या करता है, जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल दिखा, दे टकाक सीधा सीड बनाना शुरू कर दिया, मीनिंग इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो। आर वी क्लियर? Such type of seed formation is called as what? Apomictic seed formation. Are we clear? Once again, yeah, understood. पक्का? Everyone. Once again करे, क्या हुआ बेटा, हमारे पास जो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर था, बराबर, करेक्ट है। इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या कहते हैं? समृद्धि बोलना, मेरे लिए वो समृद्धि है, वो समझ गई। बताओ इसे हम क्या कहते हैं? आता है ना तेरे को? खड़ी तो हो जा, इतना तो रिस्पेक्ट दे दीजिए। आता है? आउट। हाँ माही बोलो। इट इज कॉल्ड एज, सब ऐसे अव्वल नंबर के नालायक है कि बाजू वाले जा रहे और हम बच गए, तो हमें खुशी सहन ही नहीं हो रही, खुशी हमसे। आएंगे हम आप पे भी, रुक जाइए जरा। यू कॉल इट एज एग सेल, ठीक है। अब ये जो एग सेल है, आइडियली वो एन टाइप का होना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ एन टाइप वो हो जाता है 2n। वो एन टाइप का नहीं होता, मतलब हैप्लॉइड नहीं होता एग सेल, डिप्लॉयड होता है इनके अंदर। डिप्लॉयड एग की वजह से उसको मेल गैमेट का जरूरत नहीं है, ये एग सीधा एम्ब्रियो बना देता है विदाउट
फर्टिलाइजेशन करते कि नहीं, इस टाइप का। अब वो एम्ब्रियो बन गया तो आसपास का जो न्यूसेलस था वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। वो न्यूसेलस प्लस एम्ब्रियो टुगेदर फॉर्म्स अ सीड। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझा ना? कौन नहीं बोला? अरे ओ माय गॉड, तेरे आसपास आसपास न्यूसेलस है ना, बराबर हर्ष? अब जो न्यूसेलस होता है एक्चुअली वो रिप्लेस होना चाहिए एंडोस्पर्म के साथ। यहाँ पे वो एंडोस्पर्म के साथ रिप्लेस नहीं हो पाता बेटा, इट फेल्स टू गेट रिप्लेस्ड बाय एंडोस्पर्म। तो न्यूसेलस वैसा का वैसा ही रह जाता है और ये वाला पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा, एग जो है वो, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सीड। समझे कि आंसर जा रहा है? अभी भी नहीं समझ रहा बेटा? सिंपल लॉजिक है। एग स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइज होना चाहिए था और फिर एम्ब्रियो बनना चाहिए था। यहाँ पे बिना स्पर्म सेल के ही वो एम्ब्रियो बना रहा है। मतलब लड़की बोलती है जा मेरे को तेरी जरूरत नहीं, मैं बच्चा खुद ही पैदा कर लूंगी। ठीक है, जब मेरे को मूड हुआ, जब मेरे को लगा कि मैं कमा पा रही हूँ और अकेले रह सकती हूँ और अपने बच्चे का भी परवरिश कर सकती हूँ, मुझे तेरे स्पर्म सेल की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पाल लूंगी बच्चों को। कुछ वो सीन हो रहा है इधर। ठीक है, अब इस टाइप के प्रोसेस को या इस टाइप के सीड्स को वी विल कॉल इट एज अपोमिक्टिक। किधर गया सीड? वी कॉल इट एज अपोमिक्टिक सीड्स। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ऐसे होते हैं क्या सच्ची में सर? हाँ बिल्कुल, हमने देखे क्या? अरे रोज नींबू देखे, नींबू, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सारे सिट्रस फ्रूट जो रहेंगे बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ apomictic seeds. इसके अलावा not citrus but then you have something like Asteraceae. Asteraceae फैमिली वाले सारे apomictic seeds होंगे। Asteraceae फैमिली कौन सा हो गया सर? जीरा पता है? जीरा, राई, जीरा मेथी, जीरा, इस फैमिली से बिलोंग करता है वो। ठीक है, जीरा गोली, साइटोटॉक्सिसिटी तो नहीं होता ना, इसलिए तो इरेज क्या, सिट्रिक एसिड किसी और का, मतलब इसी का वन मोर टाइप, आई शो यू व्हाट। क्लियर है? चले आगे। एक ये तरीका हो गया अपोमिक्टिक सीड्स बनाने का। एक और तरीका है बेटा अपोमिक्टिक सीड्स बनाने का, जिसमें क्या होता है, ये एक्सेल जो है हैप्लॉइड ही रहता है, एक्सेल इज हैप्लॉइड, लेकिन आसपास के जो न्यूसेलस सेल्स है ना उनमें बड़ी चुल मची है एम्ब्रियो बनाने की। तो आसपास के जो न्यूसेलस के सेल्स होते हैं वो न्यूसेलस के सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाता है। नहीं समझे? आसपास के न्यूसेलस सेल्स डिवाइड हो होके एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसते ही वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिलेगा ना, न्यूसेलस तो कितने सारे, एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिलेगा। वैसा ही इंटेग्यूमेंट्स भी काफी बार घुस जाते हैं बेटा। कौन कौन बोले हम? इधर यू कैन हैव न्यूसेलस के सेल्स या फिर इंटेग्यूमेन के सेल इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब मैथ्स वाला इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेट मतलब अंदर घुसना। इंटीग्रेट इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाते हैं एंड डेवलप मल्टीपल एम्ब्रियो। अगर इतना सारा एम्ब्रियो बन रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं? अब ये भी तो अपोमिक्टिक सीड्स ही हुए ना, फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? नहीं हुआ ना, इसे भी क्या कहेंगे हम? अपोमिक्टिक सीड्स ही कहेंगे। बट देन ये वाले अपोमिक्टिक सीड्स में एक ही एम्ब्रियो बन रहा था, इसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहा है। एनी डाउट्स अप टिल हियर? इस टाइप का पॉली एम्ब्रियोनी दिखाने वाले प्लांट्स में एग्जांपल आ जाएगा सिट्रस प्लांट। क्लियर है? समझे क्या? एनी डाउट्स बेटा? आर वी सॉर्टेड? तो इसका कुछ फायदा है क्या सर? पढ़ क्यों रहे हम लोग? हो रहा है तो हो रहा है, मुझे थोड़ी मेडिकल में काम आने वाला कि चीकू कैसे उगता है या नींबू कैसे उगता है, वो तो हमको नहीं आने वाला सर। कुछ फायदा है क्या? है इसका फायदा, इसलिए हम पढ़ रहे बेटा। देखो
अगर हम हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं, हमको पता है कि मार्केट में हाइब्रिड सीड्स मिलता है, सांगली में फार्मर्स काफी ज्यादा देखने मिलते हैं, तो हम एक्सपेक्टिंग कि तुमको ये सारे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझने चाहिए। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, लेट्स से आई हैव अ पर्टिकुलर हाइब्रिड सीड्स व्हिच हैज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एज अ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। Let's say we have a hybrid seed which has capital R and small r. इस हाइब्रिड सीड को मैंने बोया, बो के उगा, उगने पे पॉलिनेशन होगा। हम तो चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो उनका, ताकि हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स बदले नहीं, बराबर है। तो जब ये सेल्फ पॉलिनेट होगा, क्या मुझे सारे के सारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही देंगे? नहीं, 50% ऐसे भी होंगे जो मुझको कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं, यस और नो। 25% ये, 25% ये, एंड 50% विल बी दिस। सो आई अग्री, अगर मेरे को 100 पेड़ मिल रहे हैं तो 50 तो मुझे वही कैरेक्टरिस्टिक देंगे, लेकिन बेटा 50 के पीछे मेरा खाद तो बिगड़ गया ना, सॉइल पे जगह बिगड़ गया, और प्लस उसको उगाने में जितना मेरा एस्टिमेट था कि चलो इस साल में इतना कमाऊंगा, वो तो कम हो गया, यस और नो। ये चीज ना हो, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं कि हाइब्रिड सीड्स खरीदा, उसको सो किया, उसको उगाया, फ्रूट मिला ना, उसको बेच देते बेटा। दे डोंट रीप्लांट देम, समझ पा रहे? उसको रीप्लांट नहीं करते वो। क्यों नहीं करते सर? बिकॉज अगर रीप्लांट किया तो चांसेस है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डाइल्यूट हो जाए, और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स डाइल्यूट हो गए तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, हर साल नए हाइब्रिड सीड्स खरीदता है, इंस्टेड ऑफ रीयूजिंग देम। हर साल नए हाइब्रिड सीड्स खरीदता है। ये तो हाइब्रिड सीड्स बहुत महंगे आते हैं, ये तो उस बेचारे गरीब फार्मर के लिए तो बहुत ही महंगा हो गया। इंस्टेड अगर अपोमेक्टिक सीड्स मिलते हैं हमें सब में, ये तो बेस्ट हो जाएगा ना। कैसे क्या सर? देखो, अपोमेक्टिक सीड्स में आई हैव एंथर्स, आई हैव स्टिग्मा, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है, एंथर होके भी ना के बराबर हो जाएंगे मेरे लिए, बिकॉज इसके पोलन ग्रेन्स पे चिपकते हुए ना, तो अभी फर्टिलाइजेशन के पहले ही सीड्स बन जाते हैं, पहली बात। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉलिनेशन हो ही नहीं रहा है ना, तो खाली इतना ही बचा, सामने कोई पेरेंट है ही नहीं, और मुझे फल मिलते जा रहे हैं। तो जितने भी फल मिलेंगे उसका 50% नहीं, 100% रिजल्ट होगा ना। समझे कि नहीं समझे? इट इज लाइक दैट प्रियंका हैज कम टू मी कि सर मेरे को मेडिकल में जाना है, तो मैंने बोला ठीक है। अब उसने नीट भी दिया, अब नीट में बैठने वाला कोई है ही नहीं, खाली प्रियंका ही है जो नीट एग्जाम दे रही है पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में, तो ऑब्वियसली वो मेडिकल में जाएगी ना। कुछ वैसा हो रहा है कि दूसरा बंदा है ही नहीं, वो फीमेल के जीन्स को डाइल्यूट करने के लिए, तो फीमेल के जीन्स तो इंटैक्ट रहे, तो जो बच्चा आ रहा है वो फीमेल में से ही आ रहा है ना, तो उसके जीन्स भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहेंगे, बिकॉज इट इज आइडली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ पाए? तो पहली बात, हाइब्रिड सीड्स का ऑल्टरनेटिव मिल सकता है अपने को। दूसरी बात, मैं जो चाहूं वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें डाल सकता हूं। Whatever characteristics I desire, I can input in this particular plant and allow it to grow. How come, sir? मेल गैमेट्स आते ही नहीं। अगर इसके क्रोमोसोम्स में, सपोज ये क्रोमोसोम्स कुछ ऐसा है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डाले गए हैं, मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स इधर से हटा दिया और इसमें डाल दिया कि जो फ्रूट है वो थोड़ा तीखा होना चाहिए। कोई फ्रूट तीखा नहीं होता, बट लेट्स से यहाँ पे बोला कि फ्रूट तीखा होना चाहिए मिर्ची को छोड़ के, ठीक है। सपोज मैं बोलूं कि ये तीखा होना चाहिए, आम है, आम मीठा होता है, वो तीखा आम उग रहा है, मैंने डाल दिया मिर्ची वाला जीन्स इसके अंदर, तीखा मिर्ची का जीन्स इसमें, तो अभी आम तीखे प्रोड्यूस करवाने हैं मुझे। अगर मेल गैमेट आया ना, तो पॉसिबल चांसेस है कि तीखा और मीठा दोनों के बीच का फ्लेवर मुझे मिले, बट मेल आ ही नहीं रहा है। मैंने जो जीन डाला उसका सक्सेस रेशियो इज, did we understand? So hybridizing a seed becomes easier. Also, it is beneficial than utilizing hybrid seeds. What are we talking about?
अपोमेक्टिक सीड्स। आर वी क्लियर? नहीं समझे बेटा? सबको समझा? पक्की बात? एनी डाउट्स अप टिल हियर? विद दैट वी एंड विथ योर चैप्टर कंप्लीटली। ठीक है, यानी कि आइडियली तुम्हारा 2 साल के कोर्स का जितना भी बॉटनी का सिलेबस था वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। हार्डकोर बॉटनी आई एम सेइंग, प्लांट्स वाले सारे चैप्टर्स खत्म। अब से जो रहेंगे वो प्लांट्स वाले चैप्टर नहीं रहेंगे, बट दोज विल बी मोर अबाउट जेनेटिक्स एंड डे टू डे लाइफ वाले, कि दही कैसे बनाने का, ठीक है, अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो कौन से एंजाइम्स उसको देने का, कुछ वैसे सब चैप्टर्स रहेंगे बॉटनी के, बट देन कोर बॉटनी नहीं होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एवरीवन? नक्की बेटा लिहून घेऊया इतकं? चलो